morning, my all the dearest and nearest students. So today we will start the chapter number 4 of civics class 8, that is understanding laws. Okay, so we have discussed in our previous chapter also, chapter number 3, that what is law making. Okay, and we have also discussed that we will more briefly understand what is law and for whom these laws are made and implemented in chapter number 4. Okay, so here we are understanding laws. So under this chapter we will mainly focus that why the laws are made and for whom these laws are made, and do the laws are equal for everyone or not. Okay, ये सारी चीज़ें अब देखेंगे. So let's begin. So first of all, लॉज क्या है. अब इंडिया में इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया और एनी अदर कंट्री, सो स्पेशली अबाउट इंडिया, लॉज आर मेड फॉर ईच एंड एवरी सेक्टर. ओके, और ईच एंड एवरीथिंग. जैसे मैरिज है, शादी, उसके लिए भी लॉज बने हुए. जैसे 18 साल से लड़की की उम्र क्या 18 साल होनी चाहिए, लड़की की 21 साल होनी चाहिए. ओके, देन ओनली दे कैन मैरी. वोटिंग राइट्स आर गिवन इक्वल फॉर ऑल. ओके, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है इंडिया में कि 18 साल के बाद कोई भी वोट कर सकता है. 18 साल से पहले कोई भी वोट नहीं कर सकता, चाहे वो किसी मिनिस्टर का बेटा ही क्यों ना हो. ठीक है. देन बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदनी हो, बेचनी हो, तो उसके लिए भी बहुत सारे कानून बनाए गए हैं इंडिया में. ठीक है. देन डू लॉज अप्लाई टू ऑल. ओके, अब ये लॉज जो है आपके रीडर में पेज नंबर 43 पे दे रखा है ये टॉपिक. अगर ये लॉज जो है वो सबके लिए अप्लाई होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि मिनिस्टर्स जो है, प्राइम मिनिस्टर, उनके लिए अप्लाई है नहीं, उनके लिए कोई दूसरे कानून, तो ऐसा नहीं है. दीज लॉज, द इंडियन लॉज आर मेड इक्वल फॉर एवरीवन. ओके, आर इक्वल फॉर एवरीवन. जैसे मान लो अगर कोई मिनिस्टर का बेटा है, उसने कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी की है, ठीक है, और वो मिनिस्टर है उसके बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा है, किसी को ब्राइब कर रहा है, रिश्वत दे रहा है या कुछ भी कर रहा है, और उसके बेटे को उस क्रिमिनल एक्टिविटी से निकालने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से वायलेशन ऑफ लॉ हो जाएगा. ठीक है, ये जहाँ पे जो दे रखा है ये वायलेशन ऑफ लॉ. तो वायलेशन ऑफ लॉ, कानून तोड़ने के लिए क्या होता है, पनिशमेंट मिलती है फिर. ठीक है. सो लॉज आर इक्वल एंड इफ एनी वन ट्राइज टू ब्रेक द लॉ, देन देर विल बी सर्टेन पेनल्टी और अ पनिशमेंट. ओके. देन देर शुड बी नो आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया. तो पहले क्या होता था, ब्रिटिश टाइम पे जब इंडिया पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, तो उस टाइम पे आर्बिट्ररी पावर्स होती थी. आर्बिट्ररी का मतलब ही क्या होता है, आर्बिट्ररी एक्सरसाइज का मतलब होता है कि अपनी मनमानी कर रहा. ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अपनी हिसाब से रूल बना देते थे, अपनी खुद की मनमानी करते थे, पक्षपात होता था, पार्शियलिटी होती थी. ओके, देयर वर रूल्स ऑफ ब्रिटिशर्स विच वर फेवरेबल ओनली टू द पीपल हु सपोर्टेड ब्रिटिशर्स. ओके, जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे वो रूल उनको अच्छे लगते थे, और बाकी मोस्ट ऑफ द इंडियंस को ये रूल समझ में आते नहीं थे और उनके खिलाफ थे. तो आर्बिट्ररी डिसीजन ज़्यादा लेते थे ब्रिटिशर्स. बट आज़ाद इंडिया में ऐसा नहीं है, कोई भी आर्बिट्ररी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाएगी. जितने भी कानून थे सबके लिए इक्वल लाए गए हैं. ऑल पीपल्स आर इक्वल. ओके, सारे लोग कानून के सामने एक जैसे हैं और एक समान है. लॉज कैनॉट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन जेंडर, कास्ट, रिलीजन. ओके, सो द गवर्नमेंट और द जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया कैनॉट डिस्क्रिमिनेट और प्रिजुडाइज एनी वन ऑफ द पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड जेंडर. ओके, रिलीजन के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे ऐसे डिसीजन नहीं ले सकता कोई भी. ठीक है, अपनी गवर्नमेंट इंडिया की, और कोई भी कानून से बढ़कर नहीं है ना. कोई भी पर्सन ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं मैं प्राइम मिनिस्टर का बेटा हूँ, कि मैं ये दूसरा मिनिस्टर हूँ तो मेरे ऊपर ये कानून लागू नहीं होता, ऐसा कोई नहीं बोल सकता. ठीक है. इवन कोई पैसे से बड़ा पैसे वाला पर्सन, चाहे कितना भी बड़ा मिनिस्टर क्यों ना हो, चाहे प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, राष्ट्रपति, सबके लिए लॉज क्या है, इक्वल हैं. ओके. बट इफ़ यू टॉक अबाउट एंशियंट इंडिया, इफ़ यू टॉक अबाउट द अर्लियर इंडिया, ब्रिटिशर्स के भी आने से पहले की अगर हम बात करें इंडिया में, तो उस टाइम पे क्या होता था कि लोकल कानून बने हुए होते थे. ठीक है, मतलब लोगों ने, और उस टाइम पे कास्ट सिस्टम को, जाति को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी. तो लोग क्या करते थे उस टाइम ब्रिटिशर्स के भी आने से पहले, कि जैसे कोई अपर कास्ट से बिलोंग करता है, बड़ी जाति का है, उपली जाति का है, तो उसको कोई सज़ा नहीं देता था, या फिर अगर देता भी हो तो बहुत ही मिनिमल सज़ा देता था, बहुत ही कम सज़ा देता था. जबकि लोअर कास्ट के लोग हैं उनको बहुत ही ज़्यादा पेनलाइज किया जाता था और पनिशमेंट मिलती थी. तो कास्ट के बेसिस पे उनको सज़ा मिलती थी एंशिएंट इंडिया की बात करें तो. बट देन आफ्टर कॉलोनियल पीरियड जब आया, ब्रिटिशर्स का टाइम जब आया, तो सिनेरियो एक तरह से बदल गया था पूरा. ठीक है. उन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस्ड रूल ऑफ लॉ, बहुत सारे कानून इंट्रोड्यूस किए उन्होंने, नए नए लॉज इंट्रोड्यूस किए. कॉलोनियल लॉज वर आर्बिट्ररी एंड इंडियंस प्लेड अ की रोल इन लीगल स्फीयर.
तो अगर यही चीज़ आ गई कि ब्रिटिशर्स के रूल क्या होते थे, आर्बिट्ररी होते थे, मनमाने होते थे, वो सिर्फ उनका ही फ़ायदा देखते थे कि वो रूल उनके लिए सही है या नहीं, बाकी किसी का नहीं सोचते थे, स्पेशली इंडियंस का तो बिल्कुल नहीं सोचते थे वो, ठीक है। नाउ इधर बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं आर्बिट्ररी ब्रिटिश लॉ के, कि ऐसे कौन कौन से ब्रिटिशर्स ने कानून बनाए थे जो इंडियंस के खिलाफ थे या फिर आर्बिट्ररी थे, अपनी मन मर्जी से बना दिए थे बिना किसी की राय लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो एक्ट आया था सेडिशन एक्ट ऑफ 1870, ओके 1870 में जो सेडिशन एक्ट आया था, इसके अंदर क्या था सेडिशन एक्ट में, एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू ट्रायल, ओके। अगर कोई पर्सन अपनी ओपिनियन देता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर कि नहीं ये गवर्नमेंट सही नहीं है, ये रूल सही नहीं बनाया इन्होंने, ये इंडियंस के खिलाफ ऐसा काम कर रही है, देन ही विल बी डायरेक्टली अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश पुलिस विदाउट एनी ट्रायल। उससे कोई पूछताछ नहीं होगी, कोई वारंट वगैरह नहीं निकलेगा, उसको डायरेक्ट अरेस्ट कर लेंगे। ये था सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 सॉरी, और इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी किया था इंडियंस ने। देन नेक्स्ट ऐसा ही एक कंट्रोवर्शियल एक्ट था रोलेट एक्ट 1919, इसके बारे में आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा और आगे भी पढ़ते रहेंगे। रोलेट एक्ट 1919 अलाउड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन पीपल विदाउट ड्यू ट्रायल। तो ये भी एक तरह से रिलेटेड ही था सेडिशन एक्ट से। इसमें भी क्या होता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश पुलिसमैन्स को अलाउ कर दिया था कि वो विदाउट एनी ट्रायल, वो किसी को बिना पूछताछ किए किसी को भी तुरंत जेल में डाल सकते हैं, ठीक है, कोई वारंट वगैरह लिए बिना। तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया था, जब उस टाइम बहुत ज़्यादा आंदोलन चल रहे थे, एजिटेशन चल रहे थे इंडिया को आज़ाद करने के लिए, तो ब्रिटिशर्स ने ये रोलेट एक्ट पास करके 1919 में दो जो फेमस पर्सनैलिटीज़ है उस टाइम की, डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू वर अरेस्टेड। उन दोनों को अरेस्ट करके क्या किया, इन्होंने जेल में डाल दिया। तो इस चीज़ का प्रोटेस्ट करने के लिए लोगों ने आंदोलन करने के लिए कहाँ पे मीटिंग की थी, जलियांवाला बाग में, अमृतसर में, ठीक है, आपने सुना होगा ये सब, आप फैमिलियर होंगे। तो वहाँ पे मीटिंग की थी जिसमें क्या हुआ था, जनरल डायर ने शूटिंग कर दिए थे सारे लोग पे, बहुत सारे लोग वहाँ पे मर गए थे, ठीक है। इंडियन नेशनलिस्ट प्रोटेस्टेड एंड क्रिटिसाइज, बहुत सारे जो इंडिया के नेशनलिस्ट हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि ब्रिटिशर्स के लॉ को हटाया जाए, ठीक है, और इक्वलिटी की डिमांड की, दैट द रूल्स शुड बी इक्वल फॉर ईच एंड एवरी वन वेदर द पीपल आर ब्रिटिशर और द इंडियंस और एनी वन एल्स, ओके। फिर जब 19th सेंचुरी खत्म होने लगी 1890 के बाद, ओके, 19th सेंचुरी जब खत्म हो रही थी तो इंडियन लीगल प्रोफेशंस थोड़े चेंजेस आने लगे थे इंडियन जुडिशरी सिस्टम में और गवर्नमेंट में। पहले क्या होता था ब्रिटिश टाइम पे, 19th सेंचुरी खत्म होने से पहले, कि कोर्ट में सिर्फ ब्रिटिशर्स के जज और लॉयर्स दिखते थे और कुछ दिखते ही नहीं थे, उनके ही नौकरी करने वाले लोग होते थे। बट 19th सेंचुरी जब ख़त्म होने लगी थी तो इंडियन कोर्ट्स में जो कोर्ट्स है, ब्रिटिश टाइम के जो कोर्ट्स थे उसमें इंडिया के प्रोफेशनल्स भी दिखते थे, वो भी काम करने वाले दिखते थे। इंडियन जजेस वर देयर ऑल्सो, कोर्ट में कोई डिसीजन लेना तो इंडिया के जज भी होते थे, ठीक है। तो ये एक चीज़ अच्छी हुई थी। इफ़ वी टॉक अबाउट आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन, जब इन द इंडिपेंडेंट इंडिया व्हेन फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड, नए रूल्स और रेगुलेशन को पास किया गया, नए कानून बनाए गए, एग्जिस्टिंग वंस आर रिवाइज्ड, और जो पुराने घिसे पिटे जो कानून थे जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम से चले आ रहे थे उनको भी रिवाइज किया गया, ओके। एंड पोल्यूशन एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ज़्यादा रूल्स को अपडेट किया गया, नए लॉज को इम्प्लीमेंट किया गया कि पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हो रहा था तो उसको भी अपडेट किया गया उसके लॉज को, ठीक है। एक और ऐसा ही एक एक्ट लाया गया था आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन आज़ाद इंडिया में, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, ओके। इसमें क्या था कि सन्स, डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी, ओके। कि अगर कोई भी हो, चाहे बेटा बेटी हो या मम्मी हो, प्रॉपर्टी का कोई शेयर है या कोई हिस्सेदारी है तो सब में इक्वली बटेगी। ऐसा नहीं होगा कि बेटे को ज़्यादा प्रॉपर्टी का शेयर मिल रहा है, बेटी को कम मिल रहा है और मम्मी को मिल ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं होगा, ओके। एवरीवन इज इक्वली लायबल फॉर देयर प्रॉपर्टी शेयर्स, ओके। नाउ देयर वर सर्टेन रूल्स, ओके, जैसे कॉमन क्रिमिनल एंड सिविल लॉज होते हैं, एक तरह से कॉमन क्रिमिनल एंड सिविल लॉज। अब कॉमन लॉज शुड बी नोन टू एवरीवन, ओके। बहुत बार कहते हैं क्रूशियल टू अंडरस्टैंड हाउ लॉ वर्क्स, ओके। अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी दुनिया का, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। 1003 अमेंडमेंट्स के बाद उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अब हर लॉ को क्या कर सकते हैं, कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, स्पेल नहीं कर सकता। सो वेन एवर देयर इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी और एनी अदर रॉन्ग एक्टिविटी हैपन, द कोर्ट्स टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिडेंट, ओके। प्रेसिडेंट मतलब जो उसने क्रिमिनल एक्टिविटीज की, जो प्रॉब्लम हुई है, जो अपराध हुआ है, उसके बेसिस पे कौन सा कानून लागू होता है, जो कानून बने उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेते हैं।
क्रिमिनल एक्टिविटी, इफ एनीवन इज इन्वॉल्व इन क्रिमिनल एक्टिविटी, तो उसको क्राइम के ऊपर जो लॉ बनाया गया उसके हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी। और इसमें भी दो तरह की पनिशमेंट सेंटेंसेस डिस्क्राइब की गई है। एक तो है मिसडिमिनोर एंड फेलोनी। मिसडिमिनोर दैट मीन्स जो नॉर्मल कोई किसी ने ऑफेंस किया है, अपराध करते हैं, एंड फेलोनी मतलब बहुत ही बड़ा अपराध। ओके, जैसे कोई देशद्रोह कर रहा है, ओके, राजद्रोह कर रहा है। इफ एनी पर्सन इज इन्वॉल्व इन स्मगलिंग ऑफ गन्स एंड बॉम्ब्स फॉर डिस्ट्रॉइंग हिज ओन नेशन, ओके, तो ऐसे कोई टेररिज्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, आतंकवादी है, तो उसको फेलोनी बोलते हैं। सिविल, ओके, जैसे कोई दो पार्टीज है, बिजनेसमैन है, कंस्ट्रक्शन का काम है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दो लोगों के बीच, उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो सिविल डिस्प्यूट कहलाता है। ओके, इसके लिए भी बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं। देन टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, विल्स, जो प्रॉपर्टी पावर ऑफ अटॉर्नी है उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम्स है, ठीक है, अगर कोई रूल बने हुआ ऑब्वियसली और उसका कोई उल्लंघन करता है, इन्फ्रिंजमेंट करता है, टॉर्ट, ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये तीन आपको समझ में आ गए, कॉमन, क्रिमिनल एंड सिविल। अब ये जो नए लॉज उनको फॉर्म कौन करता है, कैसे ये फॉर्म किए जाते हैं, नए लॉज बनते कैसे हैं? तो पार्लियामेंट है, हमने पहले डिस्कस किया है, पार्लियामेंट में कौन होता है, राज्यसभा लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, वहीं से कानून बनते हैं, सबकी क्या बोल सकते हैं, ओपिनियन ली जाती है, सबकी सजेशंस ली जाती है, देन सबकी कंसेंट भी ज़रूरी है, उसके बाद लॉज को पास किया जाता है। एंड पार्लियामेंट इज़ वेरी मच सेंसिटिव अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल। ओके, लोगों को जो प्रॉब्लम होती है वो पार्लियामेंट ध्यान से देखता है कि कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स हो रही है लोगों को, उसके बेसिस पे फिर वो डिसीजन या फिर नए लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, बनाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसे ही एक लॉ बनाया गया था, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है इंडिया में, आज के टाइम पे तो बहुत कम होता है, पहले बहुत ज़्यादा होता था। ओके, इंजुरी और हार्म और थ्रेट ऑफ इंजुरी और हार्म कॉज्ड बाय एन एडल्ट मेल, यूजुअली द हस्बैंड अगेंस्ट हिज वाइफ। ओके, तो मेनली इंडिया में पहले बहुत होता था कि वाइफ जो होती है उसको मतलब मारते पीटते बहुत थे, स्पेशली जो हस्बैंड होता है, बहुत बार ऐसे घरेलू हिंसा जो होती थी, और ये कि इट कैन बी द फिजिकल और इमोशनल, गाली गलौज भी हो सकता है, वर्बल एब्यूज़ भी हो सकता है, तो इसके ऊपर रूल बनाना बहुत ही ज़रूरी था। अब एब्यूज़ क्या होता है, एक तरह से कोई किसी को अगर गाली गलौज करता है, कुछ भी करता है, तो वो किसी भी तरह का हो सकता है, सोशल, कोई किसी को जाति के नाम पे भी गाली गलौज कर सकता है, कोई अमीर गरीब के नाम पे कि पैसा नहीं है उसके ऊपर भी उसके साथ भेदभाव हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, और सेक्सुअली भी असॉल्ट कर सकते हैं, हरास कर सकते हैं मेल फीमेल को। तो ये एक बहुत ही दिक्कत वाली चीज़ थी। जब वुमेंस ने प्रोटेस्ट किया था, वुमेंस ने अपनी एक अपील रखी थी गवर्नमेंट के सामने कि वुमेंस के खिलाफ जो भी वायलेंस हो रहा है, जो भी ऑफेंसेस हो रही है, एट्रोसिटीज़ हो रही है, उसके ऊपर एक रूल लाया जाए, ओके, लॉज लाए जाए। तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में एक एक्ट लाया गया था, एक्सटेंड्स डोमेस्टिक टू इंक्लूड ऑल वुमेन who live or have lived together in a shared household with the male member who is perpetrating the violence, includes monetary relief to meet expenses and medical costs। तो 2005 में जो नया कानून लाया गया था वुमेन्स की प्रोटेक्शन के लिए, तो अगर ऐसा कुछ कर रहा है, हाउस होल्ड ऑफेंस हो रहा है या वायलेंस हो रहा है, तो वुमेन्स को इससे प्रोटेक्शन मिलेगा, उनको पैसे का भी रिलीफ मिला जाएगा, उनको थोड़ा एज अ पेंशन उनको पैसे मिलेंगे, और मेडिकल कॉस्ट, अगर कोई फिजिकल उसको डैमेज हुई है या प्रॉब्लम हुई है तो उसके लिए मेडिकल कॉस्ट भी दिया जाएगा। बट बहुत सारी चीज़ें क्या थी कि जैसे ये सबसे पहले ये 2005 में ये रहा था, और फिर एक डोमेस्टिक वायलेंस, बहुत जब ये रूल सबसे पहले आया था, ये लॉ सबसे पहले कब आया था, 1999 में बिल पास किया था और 2002 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। डोमेस्टिक वायलेंस, पहले इसका ये नाम था डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, ये लॉ का नाम रखा था वुमेन्स के प्रोटेक्शन के लिए। बट इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी वुमेन्स के प्रोटेक्शन के लिए जो इसमें इन्वॉल्व नहीं थी इस एक्ट में, ठीक है, जैसे ये कोई किसी को जैसे घरेलू हिंसा हो रही है, किसी वुमेन के खिलाफ घर से निकाल देते हैं, तो वो अब रहेगी कैसे, उसके पास पैसा वगैरह नहीं, तो ये सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं थे उन लॉज में। तो बहुत सारी वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए आवाज़ उठाती है, उन्होंने गवर्नमेंट से अपील की थी, और बहुत सारे पॉइंट्स उनको नोट डाउन कराए थे कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है इन लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो नया बिल को फिर से रीइंट्रोड्यूस किया गया 2005 में, और डोमेस्टिक वायलेंस का नाम बदल के नए लॉ का नाम क्या रख दिया इन्होंने, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ओके, और ये 2005 में रेडी हुआ था, और इफेक्ट में इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया, 2006 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। ओके, देन इफ वी टॉक नेक्स्ट,
इफ यू टॉक अबाउट नेक्स्ट थिंग, एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स। ओके, आज के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है वुमेन्स को, और ऑलमोस्ट इन द मोस्ट डेवलप्ड एरियाज वुमेन्स के खिलाफ जो वायलेंस होता है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। बहुत ही जो बैकवर्ड एरियाज़ है वहाँ पे आज भी हो रहा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को और भी ज़्यादा डिसीजन लेने की ज़रूरत है। नाउ फ्रॉम नीड ऑफ लॉ टू बीइंग पास्ड, अब लोगों की आवाज़ पहुँचती कैसे है कि वॉइस ऑफ सिटीजन इज़ इम्पॉर्टेंट। अब लोगों के ओपिनियन बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन डायरेक्ट नहीं ले सकती, एंड स्पेशली इन द कंट्रीज लाइक इंडिया द गवर्नमेंट कैन नॉट टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन विदाउट द ओपिनियन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, तो लोगों के ओपिनियन कैसे मिलती है गवर्नमेंट को? एक तो टीवी के थ्रू, ओके, सर्वेज होते हैं, एडिटोरियल्स होते हैं, न्यूज़पेपर में लोगों की राय छपती रहती है, सजेशन छपती है, और लोकल मीटिंग्स होती है, गाँव में मीटिंग होती है, शहरों में होती है, जिसमें उनकी डिमांड्स, नीड्स एंड वांट्स, प्रॉब्लम्स रखी जाती है, और इसके बेसिस पे फिर नए लॉज मेकिंग की प्रोसेस शुरू होती है, ठीक है। तो लोगों की पब्लिक ओपिनियन बहुत ज़रूरी है, स्कूल्स हो या कॉलेज हो, कहीं भी कोई भी चीज़ें होती है, अगर कोई डिसीजन लेना हो तो उससे पहले मीटिंग होती है, मीटिंग लेना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, बिकॉज लॉज आर ऑल्सो इक्वल फॉर ऑल, और सबकी ओपिनियन ज़रूरी है, क्योंकि सबके लिए इक्वल है लॉज, तो सबका इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी है लॉ मेकिंग में, ओके। देन अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। अब बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे लॉज जो होते हैं अनपॉपुलर होते हैं और कंट्रोवर्शियल होते हैं, ठीक है। मतलब लॉज बहुत सारे ऐसे, अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसे कानून है जो बना के छोड़ दिए, मतलब कोई इन पर ध्यान नहीं दे रहा है, या बहुत बार ऐसे कानून गवर्नमेंट बना देती है जो लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है, गवर्नमेंट ठीक से सोचती नहीं है और ऐसे कानून को इंट्रोड्यूस कर देती है, जिससे बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है लोगों को। समटाइम्स लॉ इज पास कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड एंड लीगल बट बिकम्स अनपॉपुलर। तो ऐसे लीगल रूल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कानून बनाए जाते हैं लीगल होते हैं और वैलिड भी होते हैं, बट उनको कोई फॉलो नहीं करता है ठीक से, ठीक है। अब जैसे ये डोमेस्टिक वायलेंस जो है, वुमेन्स के प्रोटेक्शन के लिए भी कानून तो बनाया गया है, बट जैसे आप पिछड़े हुए इलाके में जाओगे तो आज भी मारामारी होती है, जो वुमेन्स को मारते पीटते हैं घर में, ठीक है। ये लोकल डोमेस्टिक हाउस होल्ड वायलेंस आज भी होते हैं, ठीक है। तो ये बराबर से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है जो कानून बनाया गया वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए। तो ऐसे ही लॉज होते हैं, पीपल क्रिटिसाइज इट, होल्ड मीटिंग्स। अगर कोई लॉ ऐसा बनाया गया है गवर्नमेंट के थ्रू जो पीपल्स के लिए अच्छा नहीं है, देश के लोगों के लिए अच्छा नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे? पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं, एग्जीक्यूशंस करते हैं, जैसे एजिटेशन करेंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगाएंगे, ठीक है, ऐसे पूरा मोर्चा निकालेंगे, प्रोसेशंस निकालेंगे, राइट अबाउट द एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस अबाउट इट। ओके, उसके बारे में आर्टिकल्स लिखते हैं कि हम इस चीज़ के खिलाफ है जो गवर्नमेंट के नए रूल्स हैं। इफ़ द मैस मूवमेंट गैदर्स देयर इज़ अ प्रेशर ऑन पार्लियामेंट टू चेंज इट। अगर ये संख्या बढ़ जाती है, अगर मेजॉरिटी इन्वॉल्व हो जाती है किसी डिसीजन के खिलाफ, तो पार्लियामेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। दे विल थिंक अबाउट इट कि अब लोगों का प्रेशर बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं इस रूल के खिलाफ, तो नाउ द पार्लियामेंट विल डिसाइड टू चेंज द लॉ के, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। एक यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा, फॉर एग्जाम्पल म्यूनिसिपल लॉज। जैसे मान लो कोई सिटी है, वहाँ पे जो म्यूनिसिपैलिटी है, म्यूनिसिपैलिटी एक रूल बनाती है कि उनका जो सर्टेन एरिया, जो शहर का एरिया है पूरा, वहाँ पे कोई भी हॉकर या लॉरी वाला नहीं बैठ सकता, ठीक है, लॉरी लेके कोई सब्जी वगैरह नहीं बेच सकता, ठीक है, उनको शहर से बाहर ही ये सब बेचना पड़ेगा। यूँ ऐसा कोई रूल बना देती है अगर म्यूनिसिपैलिटी जो है वो, कि सड़कों पे बैठ के कोई सामान वगैरह नहीं बेच सकते, तो इससे क्या होगा कि एक तरफ तो फ़ायदा क्या होगा, कुछ एक लोगों को फ़ायदा हो जाएगा कि सड़क जो है वो बड़ी हो जाएगी, लोगों को चलने फिरने के लिए ट्रैफिक वगैरह नहीं होगा, ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा, ओके, गार्डन्स वगैरह है वो वहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। बट दूसरी तरफ नुकसान क्या है हॉकर्स वगैरह को, वो जो चीज़ें सस्ते में बेचते हैं, ठीक है, वो नहीं बेच पाएंगे, वो बाहर कोई खरीदेगा भी नहीं, ठीक है। तो अगर ये हॉकर्स को, लॉरी वालों को लग रहा है कि ये जो रूल बनाया गया है कि हम शहर में बैठ के सामान नहीं बेच सकते, लॉरी लेके वगैरह, हॉकर्स जो होते हैं वो नहीं बेच सकते, तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। पीपल हु वांट टू मॉडिफाई और कैंसिल इट कैन मूव टू कोर्ट। वो कोर्ट में भी जा सकते हैं डिसीजन के अगेंस्ट में, एंड स्यू कर सकते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ कि इस रूल को वापस से हटाया जाए, वापस से, या फिर थोड़ा मॉडिफिकेशन किया जाए, ठीक है, ये चीज़ें होती है। देन रूल्स ऑफ सिटीजन्स इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स। अब रोल ऑफ सिटीजन क्या है? सिटीजन जो होते हैं, जो हम लोग हैं इंडिया के, तो हमारे रोल क्या होते हैं? हम एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, वोटिंग, हम वोट देके जिताते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को, देन वो हमारे लिए और देश की जनता के लिए काम करते हैं। और वो काम करते कैसे, उनको कैसे ये सजेशन मिलती है, कैसे उनको वे मिलता है काम करने का, ठीक है। तो मीडिया, यूज़ मीडिया,
टीवी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंटरनेट है, इससे पता चलता है लोगों की नीड्स एंड वांट्स क्या है, ओके, प्रॉब्लम्स क्या है, इन्वॉल्वमेंट एंड एंथुसिज्म ऑफ पीपल. So nowadays the people are so much interested, involved and enthusiastic about the पॉलिटिक्स. ओके, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, किस पे डिसीजन ले रही है, किस पे नहीं ले रही है, किस पे गवर्नमेंट को देखना ज़रूरी है, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है आज के जो लोग हैं वो. ठीक है, तो गवर्नमेंट पे आज बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है. दूसरी तरफ जो अपोजिशन होती है, जो हारी हुई पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी के एक नंबर नीचे जो पार्टी है उसको अपोजिशन बोलते हैं, तो वो भी बराबर टारगेट रडार में रखती है रूलिंग पार्टी को कि ये कहाँ पे गलती करेंगे और हम इनको पॉइंट आउट करेंगे और टारगेट कर देंगे. तो गवर्नमेंट के ऊपर ऑलरेडी प्रेशर होता है और लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं पार्लियामेंट्री डिसीजन में भी, उनकी ओपिनियन ली जाती है और इसी तरह से क्या हो सकता है, पार्लियामेंट क्या प्रॉपरली फंक्शन कर सकता है. ठीक है, नाउ आई हैव अ वीडियो फॉर यू, बहुत ही अच्छा एनिमेटेड वीडियो है कि लॉज इक्वल हैं सबके लिए कि नहीं. ठीक है, लॉज तो वैसे इक्वल ही हैं बट उसको एनिमेशन के थ्रू आप और अच्छे से समझ पाएंगे. प्लीज वॉच दिस एनिमेशन. This is Kishan, son of a farmer. This is Ravi, son of a very rich industrialist. Kishan was driving his bike very rashly in the night and met with an accident, which resulted in the death of a pedestrian. The same day, Ravi too met with an accident while driving his car rashly. In this accident, a child died. Do you think both will get the same punishment? Yes. According to the rule of law established by the Constitution, every person in independent India is equal before the law. The law cannot discriminate between people on the basis of their religion, caste, or gender. Neither a government official, nor a wealthy person, nor even the president of the country is above the law. But do you think this law prevailed in India during earlier times? In ancient India, different communities enjoyed different degrees of autonomy in administering these laws among their own. This slowly began to change during the colonial period. It was often believed that it was the British colonists who introduced the rule of law in India. But historians disputed this claim on several grounds. Firstly, the colonial law was arbitrary. Secondly, the Indian nationalists played a prominent role in the development of the legal sphere in British India. Recall the history of colonial period. Can you think of any example of arbitrariness in British law? आई होप आपने ये एनिमेशन देख लिया होगा, आपको पसंद भी आया होगा. एंड दिस वाज योर कंप्लीट चैप्टर. आई होप आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा होगा इस चैप्टर को. सो ग्लॉसरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ग्लॉसरीज आपको करनी चाहिए. ठीक है, एंड सून आई विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन आंसर्स विथ यू ऑल्सो. ओके, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच. ओके.